आज कहानी एडवेंचर, सर्वाइवल, थ्रिलर और एक्शन से भरपूर है। सोचे एक महिला अकेली एक खतरनाक जंगल में हो और एक पागल शिकारी उसका शिकार करने के लिए पीछे हो, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है उसे मारने से पहले खाना चाहता है। ये कहानी है सारशा की, जो एक पैराक्लाइंबर है। ये अपनी जिंदगी में हुए सबसे बड़े हादसे से बाहर निकलने के लिए एक एडवेंचर प्लान करती है, जो इसके लिए सर्वाइवल की जंग बनने वाला था। आइए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। कहानी के आगाज में हमें नॉर्वे का ट्रोल वॉल बर्फपोश पहाड़ दिखाया जाता है, जहां दो लोग सारशा और टॉमी पैराक्लाइंबिंग करने वाले थे। सारशा बाहर का नजारा देखती है ताकि चढ़ाई शुरू कर सके। हम देखते हैं वो पहाड़ के सिरे पर अपना कैंप लगाए हुए थे, और वो भी बिना किसी खौफ के। सारशा टॉमी को उठाती है और कहती है, चढ़ाई के लिए अच्छा वक्त है, मुझे जल्दी शिखर तक पहुंचना है। वो टेप की मदद से अपनी उंगलियों को कवर कर लेती है ताकि चढ़ाई करते समय ग्रिप बन सके। ये पहाड़ बहुत ही विशाल और खौफनाक भी था, और इस पर चढ़ाई करना, वो भी खराब मौसम में, कोई बच्चों का खेल नहीं था। दोनों अपनी तैयारी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। टॉमी बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। ये देखकर सारशा कहती है, लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। तो वो कहता है, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। सारशा उसकी एक नहीं सुनती। उसे तो बस जल्दी से शिखर तक पहुंचकर कैंप लगाना था, ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में उसे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन असल झटका अभी बाकी था। जल्दबाजी के कारण वही होता है जिसका डर था। अचानक सारशा का हाथ फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से टॉमी ने रस्सियां मजबूत बांधी थी। वो बार बार लगातार कोशिश करती है और 4 मर्तबा ऊपर से नीचे गिरती है। वो कहती है, मैं हमेशा इसी जगह आकर फिसल जाती हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। टॉमी कहता है, तुम्हें धीरज रखनी होगी, क्योंकि पहाड़ों पर जल्दबाजी में चढ़ाई नहीं की जाती। अचानक मौसम खराब हो जाता है, और ये दृश्य देखकर टॉमी वापसी का फैसला ले लेता है और कहता है, मौसम ठीक होने के बाद दोबारा कोशिश करना। सारशा उसकी बात नहीं सुनती, तो वो कहता है, पैराक्लाइंबिंग में 2 पार्टनर इसीलिए होते हैं कि अगर एक का दिमाग खराब हो जाए तो दूसरा सूरत हाल को संभाले और ठीक फैसला ले, ताकि उनकी जान बच सके। तूफान मजीद तेज हो जाता है और नीचे उतरने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऊपर से मुसलसल पानी बह रहा था और पत्थर के टुकड़े भी साथ में आ रहे थे। टॉमी सारशा से कहता है, जल्दी से नीचे पहुंचो। वो ऐसा ही करती है। टॉमी पूछता है, रस्सी ठीक से बांधी? तो वो कहती है, हाँ। लेकिन अचानक रस्सी खुल जाती है। वो टॉमी से रुकने का कहती है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और टॉमी अपना बैलेंस खो देता है, जिससे वो सीधा नीचे गिरता है। लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से सीधा जमीन पर नहीं गिरता, मगर पत्थर लगने से वो बेहोश हो जाता है। सारशा उसे आवाजें लगाती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। और फिर वही होता है, वजन की वजह से सारशा के हाथ से रस्सी छूट जाती है और टॉमी हजारों फीट ऊंचाई से सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। इस वाक्य के बाद सारशा बहुत सदमे में थी, क्योंकि उसका और टॉमी का 7 सालों का था, जो एक पल में हमेशा के लिए टूट गया। अगले सीन में 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। सारशा ऑस्ट्रेलिया में थी और इस बार वो अकेले इस जगह जाने के लिए निकली थी जहां वो कभी टॉमी के साथ आई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सफर उसके लिए कितनी कठिनाइयां लेकर आएगा। वो सीधा काउंटी के पुलिस स्टेशन आती है, जहां मौजूद शेरिफ कहता है, क्या तुम अकेले इन जंगलों में जाने का इरादा रखती हो? अगर हाँ तो मैं कहूंगा ये बेवकूफी होगी। और बताता है, ये सारे लोग इसी जंगल में लापता हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं, जिस जंगल में वो एडवेंचर के लिए जा रही थी, वहाँ 20 के करीब लोग लापता हुए थे, जहाँ से उनकी लाशें तक नहीं मिली। वो फॉर्म भरकर वहाँ से निकल जाती है और एक करीबी पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी का टैंक फुल कराती है। यहाँ उसे 2 शिकारी परेशान करने लगते हैं, तो वो उन्हें इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं यहाँ मासूम से दिखने वाला नौजवान बेन भी आ जाता है, और वो जर्की बेचा करता था। ये जर्की आखिर वो किस चीज की बनाता था, इसका हम आपको आगे कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेन शिकारियों से कहता है, तुम इसे परेशान मत करो। ये सुनकर वो वहां से निकल जाते हैं। बेन सारशा से कहता है, इन्हें सबक सिखाना जरूरी था, तो वो लापरवाही से जवाब देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद ही उनसे निपट लेती। वो अपनी गाड़ी में आकर नक्शा चेक करती है, तो उसे रास्ता समझ नहीं आता। वो बेन को आवाज लगाकर कहती है और उससे ग्रीन आइस नैरोज का रास्ता पता करती है। तो बेन कहता है, आसान रास्ता बताऊं या मुश्किल? तो वो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप बेन का ये जुमला याद रखें, इसकी बात आपको कहानी में आगे समझ आएगी। बेन उसे नक्शे की मदद से एक रास्ता बता देता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है, तुम ब्लैक स्टोन से शुरुआत करो। ये 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने से पहले बहुत ही कमाल का कैंपिंग एरिया मिलेगा। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है और बेन के बताए हुए ब्लैक स्टोन तक पहुंच जाती है। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत और कैंपिंग के लिए एक परफेक्ट जगह थी। यहाँ से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। रात के वक्त वहाँ वही शिकारी आ जाते हैं जो सारशा को पेट्रोल पंप पर तंग कर रहे थे। वो उसे साथ आने का कहते हैं, तो वो अपने
अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी लॉक कर लेती है। वो कुछ देर रखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, मगर सारा उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही वहाँ से कहीं जाती है। अगली सुबह वो गाड़ी से अपनी बोट निकालकर नदी की तेज धारा में उतर जाती है और बड़ी महारत से नाव चलाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसकी मंजिल दूर थी लेकिन रास्ता मुश्किल, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। रास्ते में जहाँ खतरनाक झरने आते, वो नाव को रस्सी की मदद से नीचे उतारती और फिर खुद नीचे उतरकर आगे का सफर शुरू करती, जो बहुत ही जोखिम भरा था। एक लंबे सफर के बाद आखिरकार वो वहाँ पहुंच जाती है जहाँ वो कभी टोमी के साथ आई थी। यहाँ टोमी की तस्वीर भी लगी थी। वो वहाँ कुछ देर बैठने के बाद आगे बढ़ जाती है। वो एक जगह रुकती है, कैंप लगाती है और अपना सारा सामान दरख्त पर लटका देती है। जब सारशा की सुबह आंख खुलती है और वो बाहर आती है तो उसे पता चलता है उसका बैग और सारा सामान चोरी हो चुका है। सामान न मिलने पर वो नाव में बैठकर फिर से आगे की ओर बढ़ जाती है। शुरुआत में जंगल जितना शांत और खूबसूरत लग रहा था, आगे जाकर उतना ही खतरनाक होने वाला था। वो एक किनारे आती है तो उसे एहसास होता है कि करीब ही कोई मौजूद है, तो वो आवाजें लगाना शुरू कर देती है। हम देखते हैं उसके सामने बेन आ जाता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। बेन उसे खाने और पानी की ऑफर करता है। भूख लगने के कारण वो खाना खाने बैठ जाती है। वो बताती है कि रात में सामान चोरी हो गया, तो वो बताता है यहाँ बंदर बहुत हैं, शायद उन्होंने तुम्हारा सामान चुराया होगा। वो पूछती है तुम यहाँ आते रहते हो, तो बताता है हाँ, इसको मेरा घर ही समझो, मुझे इस जगह की आदत है। सारशा उसे बताती है रात में वही शिकारी कैंप तक आ गए थे जो पेट्रोल पंप पर तंग कर रहे थे। तो बेन बताता है उनके आने के बावजूद तुम डरी नहीं, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। इसकी बात सुनकर वो चौंक कर कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वो बताता है मैं भी वहीं करीब में ही था। इसकी बातें सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। मुझे जाना चाहिए बेन, देर हो रही है। क्योंकि बेन की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा बन चुका था। उसकी नजर बेन के हाथ पर पड़ती है तो उसके हाथ में वही बैंड बंधा था जो सारशा के बैग में था। अब पता चलता है सारशा का बैग बेन से चुराया था और वो उस पर मुसलसल नजरें रखा हुआ था क्योंकि उसका इरादा बहुत ही खतरनाक था। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपने कहानी आखिर तक देखी तो आपको वाकई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाला है असल ड्रामा, यानी सर्वाइवल की जंग, वो भी बेन और सारशा के दरमियान। बेन अपने कैंप से सारशा का बैग बाहर निकालता है और एक एरो क्रॉस हाथ में पकड़े उसे कहता है ये बैग ले लो, इसमें जरूरत की चीजें हैं, आगे काम आएंगी, क्योंकि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। वो कहता है इस म्यूजिक के बंद होने से पहले जितना दूर जा सकती हो भाग जाओ। वो सारशा का घबराया हुआ चेहरा देखकर कहता है तुम्हें तो खतरे पसंद है ना। बेन की नीयत साफ जाहिर थी कि वो उसके साथ मौत का खेल खेलना चाहता था, लेकिन बेन भी अभी तक सारशा की ताकत को समझ नहीं पाया था। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो बैग उठाकर वहां से भागना शुरू कर देती है और अपनी नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगती है। एकदम गाने की आवाज आना बंद हो जाती है तो वो परेशान हो जाती है और परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। अब बेन भी सारशा के पीछे था। पानी की तेज धारा में बहते हुए वो एक झरने से नीचे गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। नाव उलटने के बाद वो तैरकर किनारे तक पहुंचती है और यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि जंगल से निकल सके। थोड़ा आगे जाते ही उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो समझती है जैसे कोई लोग करीब ही मौजूद हों। वो आवाजें लगाती हुई जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है ये तो मोबाइल पर वीडियो चल रही है। ये देखकर उसे शौक लगता है कि बेन इतनी जल्दी वहां तक कैसे पहुंच गया। बेन सारशा पर क्रॉस एरो से हमला कर देता है, मगर वो बच जाती है और नीचे जाते हुए पैर फिसलने की वजह से सीधा पानी में गिर जाती है और पानी की तेज धारा उसे बहाकर दूर तक ले जाती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है। पानी से बाहर आकर वो चेक करती है तो पता चलता है एक तीर उसके पैर को छूता हुआ निकल गया है, लेकिन चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। वो बैग का सामान चेक करती है कि आया उसमें कुछ काम का है भी या नहीं। सामान चेक करके वो दोबारा आगे बढ़ती है, लेकिन वो जहाँ थी वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थी। वो अपनी पैराक्लाइंबिंग स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो सामने का नजारा बहुत ही खूबसूरत लेकिन भयानक भी था, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ जंगल और पहाड़ थे। वो हिम्मत नहीं हारती और आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसका मकसद यहाँ से निकलना था। उसे चोटी से कुछ नजर आता है तो वो दूरबीन निकालकर चेक करती है तो उसे सामने एक नाव नजर आती है। वो चेक करती है तो पता चलता है बेन तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देखकर वो दोबारा उसी पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देती है जहाँ से वो ऊपर आई थी, लेकिन बेन पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे ना पाकर वापस चला जाता है। बेन के जाने के बाद वो दोबारा ऊपर आती है और दूरबीन से चेक करती है तो बेन नदी में नहाने में मसरूफ था। वो बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ती है, पानी में तैरती हुई नाव तक पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो नाव खोलती, बेन के बिछाए गए जाल में फंस जाती है। क्योंकि बेन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो पूरी तरह चौकन्ना था और उसे सारशा की ताकत के बारे में भी अच्छे से पता था। सारशा के ट्रैप में फंसते ही वो जल्दी से वहां पहुंच जाता है। उसके वहां आते ही सारशा उसके आंख पर स्प्रे कर देती है, जिससे उसे कुछ वक्त तो मिल जाता है, मगर बेन जल्दी से पानी से आंखें धोकर दोबारा उस पर काबू पा लेता है। वो सारशा का ट्रैप से पैर भी आजाद कर देता है।
सारशा कहती है ये तुम्हें कोई खेल लग रहा है। बेन कहता है ये कोई खेल नहीं बल्कि रस्म है। मैंने पहले ही कहा था आसान रास्ता या मुश्किल, तुमने मुश्किल रास्ता चुना। दोस्तों अब हम कहानी में पीछे चलते हैं, जहाँ गाड़ी में जब वो बेन से रास्ता मालूम करती है वो उसे आसान या मुश्किल रास्ता चुनने का ऑप्शन देता है, मगर सारशा मुश्किल रास्ते का इंतखाब करती है और वो मुश्किल रास्ता यही था। वो कहता है मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, जिंदगी जीने के लिए दर्द सहना पड़ता है, ये एक इम्तिहान है। अगली सुबह वो सारशा को नाव में बिठाकर अनजान जगह ले जाने लगता है। आगे बढ़ते समय सारशा उसे बातों में लगाती है ताकि नाव में रखी रॉड उठाकर उस पर हमला कर सके, मगर बेन उससे भी ज्यादा शातिर था। वो समझ जाता है और उसे पानी में धक्का दे देता है। बेन सारशा को इसी तरह नाव से बांधकर आगे बढ़ता रहता है, जिससे उसे काफी चोटें लग जाती हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि बेन को तो लोगों को तकलीफ देकर खुशी मिलती थी। वो बताता है जब पुलिस स्टेशन में तुम्हारा नाम पढ़ा तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी रिसर्च की। वो सारशा को लेकर एक कोफा तक पहुंच जाता है जो उसका असल ठिकाना थी। हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ कर ही नहीं पाती। वो एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां 2 लोगों की लाशें टकी हुई थी। ये दृश्य देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे पता चल जाता है कि बेन का असल मकसद क्या है। बेन बताता है कुछ जंगली लोग मानते हैं कि अपने शिकार की आत्मा को कैद करने के लिए उसका कलेजा खाना जरूरी है, पर ऐसा शिकार आसानी से नहीं मिलता। वो कहता है इस वीडियो में जो कार्टर फैमिली थी वो जल्दी हार मान गए थे, ये तुम्हारी तरह नहीं थे। हमें पता चलता है कि जंगल में लापता होने वाले लोग किसी हादसे या जानवर का शिकार नहीं बने थे, बल्कि ये सब इसी शिकारी बेन ने किया था। वो बताता है कि सबसे पहले उसने अपनी माँ का शिकार किया था, अब वो मेरे अंदर है और मैं तुम्हें भी खुद से दूर होने नहीं दूंगा। वो एक ड्रम से पानी निकालता है और कहता है ये नमक का पानी है जो मांस को गलाने का काम करता है। हमें ये भी पता चलता है ये जो जर्की बेचा करता था वो किसी मछली का गोश्त नहीं बल्कि इंसानों का मांस था और इससे अपनी माँ यानी जेनोस जर्की का नाम दिया था। वो असल हकीकत दिखाते हुए सारशा को अपने दांत दिखाता है जिनसे वो इंसानी मांस खाया करता था और दांत दिखाते ही वो गायब हो जाता है। सारशा उसे आवाजें लगाती है तो वो उसे एक चट्टान के साथ बांध देता है। वो करीब आकर सारशा को गले लगाता है तो यही वो लम्हा था जब वो उस पर हमला करके अपनी जान बचा सकती थी। सारशा ऐसा ही करती है और कहती है तुम एक हैवान हो और इसी के साथ वो उसके कान पर काट लेती है। वो दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि इससे पहले ये दर्द उसने कभी महसूस नहीं किया था जो सारशा ने कराया था। इसी दौरान रस्सी खुल जाती है और वो पानी में कूद को यहाँ से भागना शुरू कर देती है, मगर बेन भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी पानी में कूद पड़ता है और सारशा के हाथ पर बंधी रस्सी के दूसरे सिरे को अपनी पैंट के हुक से बांध लेता है। पानी की तेज धारा में वो बहते हुए एक झरने से नीचे गिरते हैं। सारशा भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन पानी की तेज धारा उन्हें आगे तक ले जाती है। आगे जाते ही एक बड़ा झरना नीचे गिर रहा था। वो दोनों बहुत ऊंचाई से सीधा नीचे गिरते हैं। बेन सिर में चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है। मौका पाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और एक बड़ा पत्थर उठाकर वापस पानी में जाती है और बेन के सिर पर दे मारती है, मगर इसके बावजूद वो नहीं मरता बल्कि बाहर निकलकर सारशा का गला दबा देता है। इससे पहले कि वो मरती बेन गला छोड़ देता है। सांस आते ही सारशा फिर हमला करती है और इस मर्तबा उसका हदफ बेन की टांग थी। वो उसकी टांग को मुकम्मल तौर पर तोड़ डालती है और बेन सारशा की नाक तोड़ देता है। दोनों ही बेसुध होकर काफी देर तक वहां पड़े रहते हैं। अगली सुबह सारशा कहती है तुम्हारे पैर में इन्फेक्शन हो गया है, सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है? तो बेन बताता है 12 दिन का सफर है। सारशा ये सुनकर कहती है तब तक तो मर जाओगे। वो कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ सारशा बेन की हालत देखकर कहती है हमें पहाड़ चढ़ना होगा, तुम मेरी रस्सियां खोल दो, मैं तुम्हारे पैर पर रस्सी बांध दूंगी जिससे तुम चलने के काबिल हो जाओगे और हम ऊपर चढ़ाई कर सकेंगे। बेन को इस पर यकीन नहीं होता। वो कहता है पहाड़ के करीब जाकर करेंगे। वो जैसे ही पहाड़ के करीब पहुंचते हैं सारशा उसके पैर पर रस्सी बांध देती है और वो उसकी रस्सियां खोल देता है। सारशा जो एक माहिर पैराक्लाइंबर थी बहुत आसानी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और रस्सियों की मदद से बेन को भी ऊपर खींचती रहती है ताकि दोनों यहाँ से बाहर निकल सकें। बेन कहता है ऊपर पहुंचकर वो उसे आजाद कर देगा, लेकिन सारशा को उस पर यकीन नहीं था। एक जगह पहुंचकर वो रस्सी खोलने की कोशिश करती है तो बेन उसे नीचे खींच लेता है और कहता है तुमने वादा किया था हम साथ बाहर निकलेंगे। तो वो कहती है मैं रस्सी ठीक कर रही थी। वो दोबारा ऊपर आती है और रस्सी खोलकर एक दरख्त के तने से बांध देती है। जब तक बेन को अंदाजा होता वो अपना काम कर चुकी थी। बेन उसकी रस्सी खींचना शुरू कर देता है लेकिन वो तो पहले ही अपनी सेफ्टी कर चुकी थी। अचानक रस्सी खुल जाती है और बेन सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है। बेन को मरा देखकर उसकी जान में जान आती है। अब वो अकेली थी और ये खतरनाक पहाड़, अब उसे बगैर रस्सी के ऊपर चढ़ना था और जरा सी गलती और वो भी सीधा नीचे चट्टान पर आ गिरेगी और उसका अंजाम भी बेन जैसा ही होना था। ऊपर चढ़ते समय उसका हाथ फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसकी ताकत भी जवाब देने लगी थी, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरकार वो अपनी हिम्मत के सहारे ऊपर तक पहुंच ही जाती है। वो ऊपर आकर चट्टान पर
लेट जाती है और कुछ देर आराम के बाद आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से एक गाड़ी आती है जिससे एक महिला उतरकर उससे पूछती है, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? तो वो कहती है हाँ, और गाड़ी में सवार हो जाती है। सारशा उनसे कहती है, मुझे ब्लैकस्टोन तक मेरी गाड़ी तक छोड़ दो। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारशा पहुंचकर पुलिस चीफ को सब कुछ सच बता देती है और कहती है, मुझे पता जंगल में गुम होने वाले लोग कहाँ हैं। उसकी निशानदेही पर एक रेस्क्यू टीम बेन के खुफिया अड्डे तक पहुंच जाती है और 20 अफराद की लाशें निकालकर उनके रिश्तेदारों के हवाले कर देती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारशा समुद्र किनारे खड़ी है और टॉमी का कंपस निकालकर समुद्र में फेंक देती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं जहां सर्वाइवल सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का खेल होता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।